ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा है जहां स्पेस इतना कर्व्ड होता है कि लाइट भी बच नहीं सकती। ब्लैक होल को कई मायनों में एक कुदरती टाइम मशीन कह सकते हैं। आप जितना किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे, ग्रेविटी के कारण वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है सैजिटेरियस ए स्टार। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास है 40 लाख सूर्यों के बराबर। इस कुदरती टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें वहां एक स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा। इस क्राफ्ट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डीप स्पेस से होकर लंबी दूरियां तय करनी होंगी। ये सफर भरा होगा मुश्किलों से। मिल्की वे गैलेक्सी का बीच वाला हिस्सा हमारी गैलेक्सी की सबसे अजीब, सबसे कमाल की और उथल पुथल भरी जगहों में से एक है। ये विशाल ब्लैक होल कई अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है, जैसे कि ढेर सी उथल पुथल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स और जबरदस्त रेडिएशन। और इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद है गैस की एक तपती हुई डिस्क। किसी ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही दमदार होता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं होता। वजह यह है कि इसके बाहर मौजूद चीज इसमें घुसने की कोशिश में होती है, लेकिन ये मटेरियल की एक डिस्क की शक्ल में चक्कर काटती है। इसे हम कहते हैं अक्रीशन डिस्क, और ये बहुत ही डेंस और गर्म होती है। इसमें से हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इसमें से तेज हवाएं निकलती हैं, और यहाँ बहुत उथल पुथल होती है। मतलब सब कुछ यहीं पर होता है। ये गैस होती है जो ब्लैक होल के और करीब पहुंच जाती है। इसका तापमान लाखों डिग्री हो जाता है, रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाती है। पृथ्वी पर मटेरियल की रफ्तार इतनी तेज करना बहुत मुश्किल है, तो ये फैक्ट कि इस अक्रीशन डिस्क में मटेरियल लाइट की स्पीड के मुकाबले 30% पर सफर करता है, हैरानी की बात है। हमारे मिल्की वे के केंद्र में मौजूद इस विशाल ब्लैक होल वाला हिस्सा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर क्राफ्ट सफर को झेल जाए तो क्रू को पहली बार सैजिटेरियस ए स्टार करीब से दिखेगा और वो इसके प्रभावों को महसूस कर पाएंगे। जब स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा तो अजीबोगरीब चीजें होने लगेंगी। मिशन कंट्रोल को एस्ट्रोनॉट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, हेलो, और एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल का जवाब यूं सुनाई देगा, ओह माय गॉड, सब ठीक तो है, यानी स्पीड बहुत तेज हो। फिर एस्ट्रोनॉट्स जवाब देंगे, ओ मैं ठीक हूं। वो स्लो मोशन में मूव करते नजर आएंगे। क्रू क्राफ्ट को इस सुपरमैसिव ब्लैक होल की ऑर्बिट की तरफ मोड़ता है। मिशन कंट्रोल को शायद क्राफ्ट हर 16 घंटे में परिक्रमा करता दिखे, लेकिन क्रू को ऑर्बिट बहुत छोटी लगेगी। दरअसल सैजिटेरियस ए स्टार की ग्रेविटी मिशन कंट्रोल के मुकाबले क्राफ्ट के टाइम को धीमा कर देती है। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर होते हैं, जैसे ब्लैक होल के करीब, और फिर आप वापस आते हैं, तो आप कम टाइम एक्सपीरियंस करेंगे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के मुकाबले। लेकिन ये आपको अजीब नहीं लगता। आप अपनी घड़ी देखेंगे तो आपको वक्त आपके अंदाज के हिसाब से ही बताता मालूम होगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। पता तब लगेगा जब आप लौटेंगे और यहाँ के लोगों से घड़ी को मिलाएंगे। इस तरह ब्लैक होल के करीब तक जाने और फिर वापस आने से आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले अपने टाइम पैसेज की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, यानी आप वक्त में छलांग लगा रहे हैं, इस तरह टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर किसी ब्लैक होल के बाहर मौजूद ग्रेविटी टाइम में किसी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ा देती है तो अंदर क्या होगा? ये जानने के लिए क्रू एक मैन्ड प्रोब को ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ भेजता है। अगर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा जा सके तो आपको हर चीज लाल होती नजर आएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर आती लाइट दरअसल अपनी एनर्जी कमा रही होती है। ये पहले से धीमी पड़ती जाएगी और जब ये इवेंट होराइजन तक पहुंचेगी तो ये बहुत कम होकर फ्रीज हो जाएगी। इवेंट होराइजन पर प्रोब टाइम में फ्रीज होता और गायब होता मालूम पड़ता है, लेकिन प्रोब में टाइम बिल्कुल नहीं बदलता। क्रू ब्लैक होल में घुस जाता है। अंदर जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण प्रोब नूडल की तरह खिंच सकता है। अगर क्राफ्ट सही सलामत बच जाए तो क्रू सेंट्रल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ता जाता है। यहां फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं।
सिंगुलैरिटी एक असली डिसकंटिन्यूटी है, स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कॉजल ब्रेक, और ये इस बात को कहने का एक शालीन तरीका है कि हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या होता है। अगर कोई सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम में एक ब्रेक है, तो क्या ये हमें टाइम में जंप लगाने की काबिलियत दे सकती है? किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये सब बेहद एडवांस्ड थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में ही आता है। और ये भी हो सकता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी से होकर गुजरा जा सकता है। इसके कई मायने हो सकते हैं, जैसे कि पैरेलल यूनिवर्सेस या फिर टाइम ट्रैवल। हो सकता है कि स्पेस और टाइम में कहीं ज्यादा उथल पुथल हो। स्पेस और टाइम के अलग अलग पॉइंट्स हर दिशा में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो ब्लैक होल के बीच वाले हिस्से में आप यूनिवर्स में किसी भी स्पेस या टाइम तक पहुंच हासिल कर सकते हैं। हम यकीन से नहीं कह सकते कि कोई सिंगुलैरिटी टाइम से होकर गुजरने वाला एक पोर्टल है, पर हमें यह पता है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने के बाद जिंदा नहीं बच सकते। ब्लैक होल की खूबी ये है, आप अंदर जाएंगे पर लौटेंगे नहीं। तो प्रोफेसर हॉकिंग की पार्टी में हिस्सा लेने के बाद वर्तमान में लौटने के लिए हमें एक अलग टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी, जो हमें वापस आने दें। शायद वो मौजूद हो, लेकिन दाखिल होने वाले को शायद कुचल भी दें। फिल्मों में टाइम ट्रैवल 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाने या किसी ब्लैक होल में घुसने जैसा आसान दिखाया जाता है। अतीत में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को फिल्मों और टीवी शोज में अक्सर दिखाया जाता है। वो ऐसा सही दिखाते हैं या गलत, कहना मुश्किल है। फिलहाल हम टाइम ट्रैवल को जितना भी समझते हैं, वो या तो बहुत तेज रफ्तार पर सफर करने जैसा है या किसी ग्रेविटेशनल फील्ड से गुजरने जैसा है। ये सब चीजें आपको भविष्य में ले जा सकती हैं, लेकिन अतीत में नहीं। क्या फिजिक्स अतीत के लिए एक अलग रास्ता मुहैया करा सकती है? तारे और प्लैनेट्स स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं और ब्लैक होल्स इन्हें बेंड कर देते हैं, लेकिन वर्म होल्स कहलाने वाले अजीब और थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम से गुजरते हुए एक सुरंग के जरिए दो दूर दराज पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि स्पेस टाइम का फैब्रिक इस बड़ी शीट जैसा है और आप एक से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहते हैं, तो वर्म होल इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पुल जैसा बना देगा और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ट्रैवलर्स वर्म होल के एक छोर में दाखिल होंगे और एक बिल्कुल अलग जगह निकलेंगे, जिससे दूर दराज लोकेशंस तक सीधी पहुंच मुहैया हो जाएगी। और क्योंकि वर्म होल्स स्पेस और टाइम में पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो वो रियल लाइफ टाइम ट्रैवल के दरवाजे खोल सकते हैं। जनरल ग्रेविटी से जुड़े कुछ समाधान हैं जो वर्म होल के एक कॉन्सेप्ट को अलाउ करते हैं। इसमें अगर आप वर्म होल में दाखिल होकर इसके सफर में बच जाते हैं, तो वर्म होल से निकलने वाला टाइम इसमें घुसने वाले टाइम से भी पहले का होगा, तो इसे एक तरह से टाइम ट्रैवल कहा जा सकता है। लेकिन ट्रैवलर्स को यह पक्का करना होगा कि वर्म होल में घुसने वाली जगह वर्तमान से जुड़ी हो, जबकि निकलने वाली जगह अतीत के साथ। पता चला है कि ऐसा करने का एक तरीका है। आप एक वर्म होल के दो छोर ले लीजिए। ये स्पेस टाइम के बीच से गुजरने वाली एक सुरंग जैसी है। अब कोई एक छोर ले लीजिए और इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट जितनी कर दीजिए। आप देखेंगे कि ये टाइम में फ्रीज हो जाएगी, वो भी टाइम डायलेशन के जरिए। और दूसरी तरफ वर्म होल का ये छोर टाइम में ट्रैवल करता रहेगा। मान लीजिए भविष्य में आप कभी उस जगह तक वापस लौटना चाहते हैं जहां वर्म होल्स बनाए गए थे, तो आप वर्म होल के इस छोर से घुसेंगे जो टाइम में आगे की तरफ जा रहा है, और आप उस जमे हुए वर्म होल से निकलेंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। लेकिन पीछे की तरफ सफर करने की भी एक सीमा है। आपने जिस पल में इसे बनाया था, आप उससे पीछे नहीं जा पाएंगे, राइट? तो आप इस वक्त ये टाइम मशीन बनाइए और फिर भविष्य में लोग उस पल तक लौट सकते हैं जब इसे बनाया गया था। कोई वर्म होल टाइम मशीन हमें हॉकिंग की पार्टी तक नहीं पहुंचा सकती।
और टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल्स के इस्तेमाल के साथ एक और बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। अगर हमें वर्म होल मिल भी जाए और हम अतीत की तरफ जाने की कोशिश करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होगा कि हम किसी ब्लैक होल में समा जाएंगे। किसी वर्म होल से होकर गुजरते वक्त जिंदा बचे रहना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने के लिए आपको वर्म होल के गले को खुला रखना होगा। वैसे इसका एक ही तरीका है। वर्म होल को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जीज की जरूरत होती है। सुनने में बात बुरी लगेगी और लगनी भी चाहिए। नहीं पता कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी बना सकता है या नहीं। लोग एनर्जी के बड़े अनोखे रूपों की बात करते हैं जो इन वर्म होल्स को धकेल सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं पता। हम तो बस डार्क एनर्जी के बारे में ही जानते हैं, जो यूनिवर्स के फैलाव को कथित तौर पर रफ्तार देती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को पुश करती है, लेकिन क्या ये इतनी अनोखी है कि किसी वर्म होल को खोल सके? इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हमें शायद ऐसी चीज मिल जाए। सबसे पहले लोगों ने यह कहा कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। कहा गया था कि डार्क एनर्जी नहीं होती, लेकिन पता चला कि वो होती है। तो अब हम ये कहने में थोड़ा संकोचने लगे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी दिन हमें नेगेटिव एनर्जी वाली कोई चीज मिल जाए, जिससे वर्म होल और अतीत की तरफ लौटने के दरवाजे खुल जाएं। लेकिन अतीत के सफर का एक और रास्ता हो सकता है, टाइम को कंट्रोल करना। शायद टाइम को बेंड और स्ट्रेंच किया जा सकता है, बल्कि टाइम के अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल असली भी और हमारी वाइल्डेस्ट साइंस फिक्शन फैंटेसीज जितना अजीब भी हो सकता है। टाइम ट्रैवल से साइंस फिक्शन से जुड़ी कमाल की यात्राओं की प्रेरणा मिलती है, और शायद अतीत का सफर करना सबसे बढ़िया वेकेशन साबित हो। अगर मैं अतीत में जा पाती तो मैं उस दौर में जाना चाहती जब प्राचीन रोमन एम्पायर के सुनहरे दौर में था। मैं अतीत में 13 अरब साल पहले लौटकर हमारी गैलेक्सी को बनते देखना चाहूंगा। अगर मैं एक टाइम ट्रैवलर होती तो मैं जरूर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में शामिल होना चाहती। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम कभी अतीत के सफर पर जा सकेंगे? अगर हम सचमुच अतीत का सफर कर सकें तो संभावनाएं बेहिसाब होंगी, लेकिन ऐसे सफर के दौरान रहस्यमय टेम्पोरल पैराडॉक्सेस का भी सामना करना पड़ता है। साइंस फिक्शन में भी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस से जुड़ी हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने अतीत को बदल सकें? और इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए कि आप अतीत में लौट पाते और अपने दादाजी को मार पाते। ऐसा होने पर आपके माता पिता कैसे पैदा हो पाते और आपका जन्म भी नहीं हो सकता था। अगर आप पैदा ही ना होते, आपका वजूद ही ना होता, तो आप अपने दादा को कैसे मारते? आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के नियम आपको अतीत में लौटने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन शायद इनमें कोई लूप होल हो। बिना किसी पैराडॉक्स को क्रिएट किए अतीत में सफर करने का तरीका हो सकता है। इसका श्रेय जाता है स्पेस और टाइम के आपसी रिश्ते को। जब आप एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में यकीन करने लगते हैं, तो फिर आप उस पूरी 4 डायमेंशनल चीज की हकीकत को कंसेप्चुअलाइज करने लगते हैं, जो है ब्लॉक यूनिवर्स। ये 4 डायमेंशन वाली चीज होती है। उसके अलग अलग हिस्से और टाइम के अलग अलग पल होते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ होते हैं। अगर आप इस सारे फ्रेमवर्क के बाहर कदम रखें और इस ब्लॉक यूनिवर्स को देखें, तो आपको अपने सामने टाइम 0 से टाइम इन्फिनिटी तक यूनिवर्स का पूरा इतिहास नजर आएगा। 15 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर्स के मौजूद होने से लेकर भविष्य में सैकड़ों साल आगे सोलर सिस्टम में इंसानों के बस्तियां बसाने तक, और फिर 2009 में टाइम ट्रैवलर्स के लिए दी गई हॉकिंग्स की पार्टी तक, ब्लॉक यूनिवर्स में यह सारा इतिहास सिलसिलेवार तरीके से मौजूद है।